चलिए, चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन, सही था? ओके, योर चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले तो बड़ा मजा आता है जब एक लंबे अरसे के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है, तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि नया नया चैप्टर शुरू हो गया। चलो ठीक है, तो क्या चैप्टर का नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणुओं की संरचना। सवाल ये होता है कि परमाणु यानी एटम्स होते क्या हैं। तो याद करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और सोचो कि जब हमने क्लास 10th में या उसके भी पहले क्लास 9th में टॉपिक शुरू किया था कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स से मिलकर के क्या बनता है, तो हमने क्या पढ़ा था? वहां पर एक शब्द पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसे हम क्या कहते थे? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अरे बोलो, और भी क्या कहते हैं? मैटर, पदार्थ या द्रव्य। यानी कि तो पहले तो ये बताओ कि मैटर क्या होता है। अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूं कि मैटर क्या होता है, तो क्या कहेंगे आपकी मैटर क्या होता है? Anything which occupies space and has some mass is called matter। ऐसी कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है और जिसका अपना कुछ भार होता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। वेरी गुड। अब पदार्थ किससे मिलकर के बन रहा था? छोटे छोटे कणों से। किससे मिलकर के बन रहा था? छोटे छोटे कणों से, जिसे हम क्या कह दे रहे थे? पार्टिकल्स, या हिंदी में कण। और यही पार्टिकल्स या कण बाद में क्या कहलाए? बाद में क्या कहलाए? एटम्स। एटम्स यानी कि परमाणु। ठीक, कोई समस्या? तो परमाणु की का इजाद कहां से हुआ, यानी क्या है, कैसे इसका नामकरण हुआ, क्या ये सब पता चल गया? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसका इतिहास। इसका, इस एटम का, यानी इस परमाणु का इतिहास, कि एटम की खोज कैसे हुई, एटम को और अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया या और फर्दर डिवाइड किया गया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने परमाणु का, अपने एटम का पूरा इतिहास। चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन आपके जेईई मेंस में यहाँ से एक अच्छा खासा कंटेंट आता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फिट अप होते हैं, इसलिए भी ये चैप्टर क्या है? इम्पोर्टेंट। ये बात तो ठीक है, क्या ठीक है? कि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है? क्या? जो केमिकल रिएक्शन में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। केमिकल रिएक्शन क्या है बेसिकली? अगर मैं कहूं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वो तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और कोई? सही है, आपके हिसाब से डेफिनेशन सही है कि रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कोई? ठीक है, वेरी गुड। जब इसकी खोज हो रही थी एटम्स की, तो तब तक बहुत सारी चीजें खोज ली गई थी, क्योंकि ये बहुत बाद का इसका रिसर्च था, ठीक है? तो लोगों को ऐसा लगा, या साइंटिस्ट्स को ऐसा लगा
अभी नाम बताऊंगी किसको, कि रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, वो सिर्फ एक केमिकल्स का, यानी जितने भी हमारे ये एटम्स हैं इनका क्या है, एक रीअरेंजमेंट है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ी है ना सबने, जितना रिएक्टेंट में मास होता है उतना ही प्रोडक्ट मिल जाता है, यही होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जितना पदार्थ का उत्पाद होगा, उतना, जितना पदार्थ का अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद हमें मिल जाएगा, यही पढ़ा है। जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस भी करते हैं बैलेंस करते हैं ना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो इजाद होकर डेफिनिशंस रिसर्च करके ये पाया गया कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई क्रिया हो रही है, उस वक्त अभिकारक के परमाणु आपस में संयोजित हो रहे हैं एक सुलभ तरीके से, उसी चीज को क्या कह दिया जा रहा था? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले एटम की खोज किसने की? बताएगा कोई? क्या नाम है इनका? जॉन डाल्टन। कौन थे ये भाई साहब? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ी है। तो जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की थी। सबसे पहली खोज एटम की किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन का नाम सबने सुना है। इन्होंने क्या खोज की थी भाई? एटम्स की सबसे पहली खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। अब बारी आई कि खोज तो कर ली, लेकिन कोई ऐसा पार्टिकल तो नहीं था, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि जिसे नेक्ड आईज से देखा जा सके। क्या परमाणु को देख सकते हैं? देख सकते हैं। ये एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है, एक हाइपोथेटिकल मैं बोलूं कि हाँ ऐसा हो रहा है। किसी ने देखा थोड़ी है कि बेंजीन का रिंग ऐसा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसे बन जाता है। ऐसा देखा है किसी ने? नहीं देखा है। एलिमेंट्स के ऊपर काम करके एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जहां से आपको ये सब पता चल रहा है। किसी ने एटम को नेक्ड आइज से नहीं देखा, तो बात आई कि इसे शेप कौन सा दिया जाए। जब थ्योरी लिखी जाए, जब थ्योरी लिखी जाती है तो डिटेल सब डालनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या लिखा जाए कि इनका कौन सा शेप होगा, क्योंकि जब तक आकार नहीं होगा तब तक दिमाग में इमेज छपेगी नहीं, क्योंकि ध्यान क्या रह जाता है? 2 घंटे की मूवी बराबर याद रहती है, किसने किसको क्या मारा, डायलॉग, कैटरीना कैफ कैसे गिरी, है ना, याद रहता है ना, किसने कितना जंप लगाया, कितने विलन्स थे। लेकिन अगर मैं आपको वो स्टोरी नरेट करूं तो वो याद रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग काम परसेप्शन पर ज्यादा करता है। जो चीज वो ऑब्जर्व कर लेगा उस पर दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। इसलिए भी कहा जाता है कि हमेशा इमेजिनेशन के फॉर्म में याद करें चीजें, ताकि आपको वो लंबे टाइम तक आपको याद रह जाए, आपके ब्रेन में स्टोर रह जाए। फिलहाल तो अब बारी आई कि भाई डाल्टन साहब को क्या देना था? एटम का शेप देना था। तो इन्होंने कहा अब कौन सा शेप दिया जाए? प्रकृति में नेचुरल फिनोमेना, अगर आप देखो नेचुरल चीजें, तो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उन सबका एक कॉमन सा शेप है। कैसा शेप है? अमरूद। कैसा अमरूद? अरे बोलो, गोल है। आम, वो तो ठीक है टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन है तो वो गोल ही ना, चौकोर तो है नहीं। आम गोल, अमरूद गोल, तरबूज गोल, पृथ्वी गोल, चंदा मामा गोल, तो एटम भी गोल। नेचुरल चीजें क्या है? सर्कुलर शेप में है। और सर्कुलर शेप में होने का साइंटिफिक रीजन भी ये होता है कि वो फ्रिक्शन कम पैदा करती हैं। सर्कुलर रहेंगी तो उनमें फ्रिक्शन कम लगेगा, ये भी एक
नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। इसलिए कहा गया कि एटम का शेप कैसा आया, सर्कुलर। तो सर्कुलर को आप 3D में क्या कहते हैं, सर्कल को 3 डायमेंशन में क्या कहते हो, स्फेयर। हिंदी में क्या कहते हैं, गोला, है ना। आपको पता है ये रिसेंटली किसी बच्चे का नाम भी है, बड़ा एक छोटा सा बच्चा वायरल हो रहा है यूट्यूब पर। किसके बच्चे का नाम है गोला, कौन बताएगा? भारती के बच्चे का नाम है गोला, ठीक है। भारती के बच्चे का नाम है ना गोला, गोला ओ गोला, वैसा वाला गोला। हाँ नहीं, हाँ 1.5 साल का हो गया होगा, ठीक है। तो समझ आया, यानी कि स्फेयर, स्फेयर यानी कि गोला, ठीक। यहां तक सबको क्लियर है? कैसे थ्योरी पढ़ी, किस तरह से उसका शेप पढ़ा। अब क्योंकि डाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है, तो सीधी सी बात है बहुत सारी अच्छाइयां भी थी और बहुत सारे फ्लॉज भी थे, ठीक, लिमिटेशंस जिसे हम कहते हैं, यानी कुछ चीजों को वो डिस्कस नहीं कर पाए थे। सबसे पहली क्या चीज थी जिसे डाल्टन डिस्कस नहीं कर पाए थे, कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये डाल्टन नहीं बता पाए थे, इसलिए भी इनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके थ्योरी की, इन्होंने क्या थ्योरी प्रपोज की और इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। देखो, तो डाल्टन ने ये 6 पोस्टुलेट्स दिए, यानी डाल्टन के ये 6 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत क्या था कि हार्ड, डेंस एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, यानी एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो हार्ड है, वो डेंस है और सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है। यानी कि परमाणु हार्ड और डेंस तो है, यानी ठोस है, ठीक है, डेंस है यानी उसका कुछ, डेंस है यानी उसका कुछ घनत्व है, मास है, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, यानी कि वो आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डाल्टन ने ये कह दिया था कि एटम को अब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात कुछ हद तक ठीक थी। देखो, डाल्टन की ऐसा नहीं है कि सारी की सारी थ्योरी गलत थी, कुछ थ्योरी इनकी ठीक भी थी जो हम आज तक समझते हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ थ्योरी फेल थी। जैसे कि सबसे पहली ही थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक। तो कुछ एक थ्योरी फेल हो जाने की वजह से इनको दूसरे साइंटिस्ट्स ने ओवरकम कर लिया, ठीक है। तो पहली थ्योरी सबको समझ में आई क्या, कि एटम्स हैव हार्ड एंड डेंस, क्या, हाँ, हार्ड एंड डेंस एंड इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, ठीक। नेक्स्ट है कि एटम्स हैव यूनिक काइंड, मतलब एलिमेंट्स हैव यूनिक काइंड ऑफ एटम्स एंड हैव क्या, आइडेंटिकल मास। ये भी वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। ये थ्योरी, मतलब डाल्टन ये कहना यहां पर चाह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर सबकी एलिमेंट्स की बात की जाए तो उनका एक यूनिक काइंड ऑफ एटम होता था, यानी कि एलिमेंट का अपना एक अलग अलग तरह का एटम स्ट्रक्चर होता था। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि सभी के सभी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल थे, यानी कि उनका जो आगे मास था वो लगभग आइडेंटिकल था। यानी कि अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन की बात करूं या कार्बन की बात करूं, तो उनके कार्बन से जितने भी आगे एलिमेंट्स बनेंगे उन सभी का मास कैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, यानी सेम रहेगा। यानी कि ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए थे। क्या होते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर अभी डिस्कस करना चाहते हैं तो बताएं फटाफट से, क्या होते हैं आइसोटोप्स, बट डिफरेंट मास नंबर, एंड आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो डाल्टन उसके बारे में भी नहीं बोल पाए थे। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी एक आइडेंटिकल मास फॉलो करते हैं, यानी उन सभी का जो द्रव्यमान होता है वो एक आइडेंटिकल यानी समान होता है, लगभग एक जैसा होता है, जो कि ऐसा नहीं था, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये बात तो सही है कि अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग एटम्स की, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, कार्बन के एलिमेंट की कुछ और, कार्बन एलिमेंट है उसके एटम्स की कुछ और प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके एटम्स की कुछ और प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है उसके एटम की कुछ और प्रॉपर्टी होगी। यानी ये कहना चाह रहे थे कि अगर मैं कहूं कि एलिमेंट अलग है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इन सभी एलिमेंट्स के अपने एटम की, यानी कि हाइड्रोजन के कुछ परमाणु होंगे, अपने परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के अपने एटम्स होंगे, अपने परमाणु होंगे, कार्बन के अपने एटम्स होंगे, अपने परमाणु होंगे, और वैसे ही नाइट्रोजन के अपने एटम्स होंगे, अपने परमाणु होंगे। इनकी जो प्रॉपर्टी होगी ये इनकी अपनी होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। इन्होंने अगली थ्योरी क्या कही थी कि वन एलिमेंट, मतलब वन एलिमेंट से मेरा यहाँ मतलब है कि ईच एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास एंड हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एक जैसे एलिमेंट की अगर बात की जाए, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में, मान लीजिए हाइड्रोजन में मैंने लिखा 2, तो इसके कितने एटम्स हुए, 1 और 2। तो इन दोनों एटम्स की अपनी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। ऐसा नहीं है कि एक एटम कुछ और बिहेव करेगा, दूसरा एटम कुछ और बिहेव करेगा। यानी कि इन्होंने ये कहा कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे, उन सभी परमाणुओं की, उन सभी एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी, जो उनके गुणधर्म होंगे, जो भी उनकी विशेषताएं होंगी, वो एक जैसी होंगी, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी उन्होंने ये कही कि एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बात भी सही है कि एटम्स जो है एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये बात तो सही है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर मैं जल की बात करूं तो जल, कहीं का भी जल लेकर के आओगे, जल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, H2O रहने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, CO2 ही रहने वाला है। यानी कि कॉम्बिनेशन किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एलिमेंट के लिए या उसके कंपाउंड के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होगा वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। ये बात पक्की है। लास्ट इन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन इज द नथिंग बट इट इज द रीअरेंजमेंट्स ऑफ द रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो है आपकी, वो क्या है, एक तरह की रीअरेंजमेंट है। अब देखिए रीअरेंजमेंट कैसी है, जैसे कि मान लीजिए H2 और O2 ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, H2O बनाया। इसे बैलेंस कर लेते हैं। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब जरा देखो, अगर मैं इसे एटम के रूप में लिखूं और इसे 2 मार्कर के हेल्प से लिखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये किसके एटम है, हाइड्रोजन के। कितने एटम है, 2, क्योंकि 4 है ना, हाइड्रोजन के कितने एटम है बताओ, 4 है। तो 1, 2, 3 और 1 ये 4। ऑक्सीजन के कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 2। जब ये मिल करके वाटर बना रहे हैं तो वाटर में हो क्या रहा है, एक कुछ इस तरह से एक मॉलिक्यूल, बताओ बन गया, और इसी तरह से इसका दूसरा मॉलिक्यूल। देखो क्या ऐसा नहीं हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा है, बस ये इस तरह से रीअरेंज थे। प्रोडक्ट बनाने के बाद इनकी जो रीअरेंजमेंट हो गई, जो रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो व्यवस्था हो गई, वो इस तरह से हो गई। तो यानी डाल्टन ने ये कहा कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक एटम्स का यानी परमाणुओं का एक सुनिश्चित
संयोजन है, यानी सुनिश्चित रूप से ये अपने हिसाब से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, आपस में रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो डाल्टन के ये 6 पोस्टुलेट्स थे। अब पोस्टुलेट्स थे तो ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनके ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। मास है, उनका मतलब ये था कि कोई भी एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, उन सबका जो मास होगा थोड़ा थोड़ा सेम। हाँ, उनका ये मतलब था कि जो मास होगा वो लगभग आइडेंटिकल होगा, मतलब किसी के रेफरेंस में एक जैसा होगा। तो बाद में उनकी ये थ्योरी गलत प्रूव हो गई, क्योंकि हम बहुत दिनों तक पढ़ रहे थे कि कार्बन के 1/12 मास के बराबर। फिर बाद में जब हमने बहुत डिटेल में जानना शुरू किया तो हमने इस चीज को देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स का मास उनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, जो क्योंकि ये बता नहीं पाए थे, ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर तो कर नहीं पाए थे, तो इनके हिसाब से मास, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ एटम के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, ठीक है। यानी ये आगे बता नहीं पाए थे कि उसका मास कैसे आता है, कैसे वजन नापा जाएगा, कैसे भार नापा जाएगा, कि किसी भी एटम का मास या किसी भी परमाणु का मास किस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की तो खोज नहीं की थी, और हम जानते हैं कि किसी भी एटम का मास किस पर निर्भर होता है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो इन्होंने वो खोज तो की नहीं थी, तो जब खोज नहीं की थी तो ये थ्योरी ये कायदे से प्रपोज नहीं कर पाए थे, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अच्छे से, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी डाल्टन के दोष, किसके? डाल्टन के सिद्धांत के कुछ दोष, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ दोष, ठीक है। क्या हो गया? तो सबसे पहला दोष तो क्या था? एटम इज फर्दर सब डिवाइडेड, एटम इज फर्दर सब डिवाइडेड। यानी कि परमाणुओं को और अधिक विभाजित किया जा सकता है। क्या? क्या? हाँ लिख सकते हो ये, लेकिन इसलिए लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि साइंस में ग्रामर नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो यानी कि परमाणुओं को और अधिक विभाजित किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? किसमें किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये बात डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे, ठीक है। अब इसकी खोज कैसे हुई ये अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि ये बात डाल्टन नहीं बता पाए थे। दूसरी थ्योरी, देयर आर 3 isotopes of hydrogen. It means he did not describe या he did not discuss about the isotopes, ठीक है। इसका मतलब कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया था। क्या होते हैं आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन 1, 2 और पहले वाले को क्या कहते हैं? प्लूटोनियम। दूसरे वाले को ड्यूटेरियम। तीसरे वाले को टाइटेनियम। प्लूटियम, ड्यूटेरियम और इसे क्या कहते हैं? ट्राइटियम। यानी कि ये इस बारे में भी डिस्कस नहीं कर पाए थे क्या कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे और भी जिनके आइसोटोप्स हुआ करते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये क्या डिस्कस नहीं कर, ये आइसोबार्स के बारे में भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। आइसोबार्स क्या होते हैं?
आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सेम, हाँ, मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि आर्गन, इसका मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 40 और 19, यानी इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन इनकी मास वैल्यू क्या आती है? सेम। तो ऐसे कैल्शियम का भी 40 होता है और इसका नंबर कितना होता है? 20। तो इस तरह से इसके बारे में भी ये डिस्कस नहीं कर पाए थे कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या चीजें हैं। ठीक है, इन्होंने आइडेंटिकल तो कह दिया लेकिन फर्दर ये इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए थे। तो बेसिकली इनके मेजर यही 3 ड्रॉबैक्स थे, यानी यही 3 बड़े दोष थे कि जो वो अपनी थ्योरी में नहीं बता पाए थे। इसके अलावा उन्होंने जितनी बातें कही थी वो सब सही थी और उन्हीं बातों को ले करके और आगे आने वाले साइंटिस्ट्स ने क्या किया, आगे रिसर्च किया और खोज की किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो अगला टॉपिक है हमारा अब कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम किसे कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि परमाणु के अविभाज्य। वेरी गुड भाई, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। बहुत सही, थैंक यू। ठीक है, तो परमाणु के अविभाज्य अंग कण, परमाणु के अविभाज्य कण। भाई देखो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, हाँ, तो हिंदी पर मत जाना, समझ लेना। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। पढ़ा दिया जाए आगे।